नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज 19 जनवरी 2026 है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। 19 जनवरी 1990, 18 जनवरी 1990 को हम खाना खाए थे और सोने को जा रहे थे। मैं एक कश्मीर का रहने वाला बंदा हूं और हिंदू हूं। सर्दियाँ रहती है तो हम खिड़कियां बंद करके ही सोते हैं। जब हमने खाना खाया और सोने लगे तो कुछ आवाज़ें आने लगी, धीमी धीमी सी आवाज़ें आने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन फिर बाद में थोड़ी सी खिड़की खोली तो वहाँ से आवाज़ सुनी, अल्लाह अल्लाह अकबर। फिर बाएं साइड की खिड़की खोली, वहाँ से भी आवाज़ आ रही थी, अल्लाह अकबर। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आवाज़ शोर बढ़ता ही गया और लोग चलाने लगे। तो पता चला कि ये मस्जिदों से आवाज़ आ रही है, जिसमें ये कह रहे हैं लोग बहुत ही कश्मीरी हिंदू को डराने के लिए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और भी यही कि कश्मीरी पढ़ तो कश्मीर छोड़ के जाओ, बेटियों को यही रखो, प्रॉपर्टी यही रखो, और जो कपड़े पहने हुए हैं वही पहन कर जाओ यहाँ से। वो भयानक रात थी। वैसे भी जब सुबह उठे तो मुझे एक पड़ोसी मिला है, जिसके साथ हम उनसे दूध वगैरह लेते थे, उनके माता पिता से। तो उसने कहा, मज़े करो, 1-2 महीने की तुम्हारी ज़िंदगी है तुम लोगों की, तुम मज़े करो 2 महीने, या तो यहाँ से चले जाओ। मैं समझ गया कि मामला बहुत गड़बड़ है। इसी दौरान मैं आपको ये कहानी याद दिलाना चाहता हूँ कि 16 जनवरी 1990 को फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और वो चला गया इंग्लैंड। अब ऐसी सिचुएशन में कोई जम्मू कश्मीर के जो प्रशासन को संभालने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एक वॉलंटियर निकले, इनका नाम है जगमोहन। उन्होंने हालात को संभालने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए रजामंदी दी। तो जब उन्होंने अपनी रजामंदी दी तो उन्होंने टेलीविज़न पर कई बार कहा कि उग्रवादियों से आप हथियार डालो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन जगमोहन की आवाज़ में भी कंपन थी, उनके हाथों में भी थरथराहट थी कि क्या ये जो हालात, जब वो प्रशासन में आए तो उनको पता चला कि यहाँ पर हालात बहुत ही बिगड़ने दिए गए। उनको ये भी पता चला गया कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस ने 70 उग्रवादी, हार्डकोर उग्रवादी पकड़े थे, उसको भी इस्तीफा देने से फारूक अब्दुल्ला ने रिलीज़ किया था। बड़े दुख की बात है। जब फिर छोड़ा उन्होंने तो कहीं पर धमाके हो रहे हैं, कहीं पर लोगों को मारा जा रहा है। कम से कम जो कश्मीरी पंडित थे, लोग थे, वो बहुत डरे हुए थे। कश्मीर में क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आता था। उस टाइम ना फ़ोन थे, न कोई कांटेक्ट था। अगर गलती से रास्ते पे कोई मिला तो उससे पूछते थे, यार तुम्हें क्या करना है? वो कहता कि हम तो नहीं जा रहे हैं कश्मीर छोड़कर, ये तो अपना कश्मीर है। सुबह देख रहे थे कि उसके घर में ताला लगा हुआ था। ऐसा सारा हैफाजर्ड सिस्टम हुआ कि कोई किसी को कुछ नहीं बता सका। हालात ऐसे हो गए तो फिर पता चला कि 26 जनवरी को आज़ादी कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के जो उग्रवादी नेता थे, खासकर JKLF, उनको आज़ादी डिक्लेयर कर दी थी। लेकिन मैं भी अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला था। मुझे लग रहा था कि मैंने किसी को तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो मेरा क्या नुकसान होगा। इसलिए मुझे ऑफिस जाता रहा, एज यूजुअल जाता रहा। बाद में हमने देखा, कुछ दिनों के बाद ऑटो खड़े थे, उन पे झंडे लगे हुए थे, HM। हमें पता नहीं चल रहा था यार ये HM होता क्या है। बाद में हमने किसी मुसलमान दोस्त से पूछा कि यार ये HM क्या होता है। उन्होंने कहा HM होता है, एक नई संस्था बन गई है,
मुजाहिदों की, वो ये उग्रवादी नहीं कह रहे थे, मुजाहिदों की नई संस्था बन गई जिसका नाम है हिजबुल मुजाहिदीन। उसके जो सरगना है सलाउद्दीन है, जो कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट के थे। तो जब वो धमाके हो रहे थे तो कई लोग आपस में कहते थे यार ये किसी को मारेंगे नहीं, सिर्फ ये धमाके सड़कों पर करते ताकि ये जो हिंदू है, चाहे पुलिस के हो, चाहे बाकी कश्मीरी हो, वहाँ के रहने वाले हो, चाहे दुकानदार हो, जब बाहर से ही वहाँ पर दुकान वगैरह एस्टैब्लिश किए हुए, वो भाग जाए, लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं था। इसी दौरान ये देखने में आया कि किसी ने किसी की हत्या की कर दी गई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम अगर कश्मीर छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ से, जाएंगे कहाँ। लेकिन बाद धीरे 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 उस जम्मू से समाचार आने लगे कि लोग जम्मू की ओर जा रहे हैं। और जब लोगों ने कई लोगों की लाशें पेड़ों से भी लटकी हुई देखी तो लोग बिल्कुल जो कपड़े पहने हुए थे वो पहनकर चले गए। जम्मू में कहाँ रहना है कुछ पता नहीं। तो हमने एक जगह का नाम सुना था, कई लोग हम में से जिन्होंने जम्मू पहले देखा ही नहीं था, हमने सुना था नाम गीता भवन। हम गीता भवन में गए तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर इतने लोग जमा हुए और सड़कों पर सामान, किसी ने जो भी थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लाया वो सामान वहाँ पर सड़कों पर रखा हुआ था। तो वहाँ पर संघ गीता भवन संघर्ष समिति बन गई, संघर्ष समिति और वो संस्था बन गई जिसमें अमरनाथ जी वैष्णवी और बाकी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी रहे थे उन्होंने एक संस्था बनाई। और वो जो वहाँ से आ रहे थे डिस्प्लेस्ड पर्सन कश्मीर से, उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। लोग इधर उधर कमरे देखने लिए गए, किसी को उधमपुर में मिला, किसी को जम्मू में मिला, किसी को कोई दूसरे दिल्ली चला गया, इस तरह से। लेकिन ये दिमाग में था ही नहीं कि किसको कहाँ जाना है और क्या आगे क्या होगा। उस वक्त शासन था वीपी सिंह का और उसको सपोर्ट था बीजेपी का। बीजेपी अगर उस समय सपोर्ट विड्रा करती सरकार का तो हालात और बिगड़ते और ऐसी हुकूमत आती जो कि हमारे लिए पूरा हमारा विनाश ही हो जाता। लेकिन बीजेपी ने कोशिश की जिसके कारण हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला। हमारे लिए कम्बलों का इंतज़ाम करवाया, कई लोगों को कहा कि तुम जाओ क्वार्टर जो खाली है उसमें बैठो, कई लोगों को कुछ कमरे दिए। हमारे लिए भी, मैं उत्पल जी हमारे एक मित्र थे, उनके साथ मैं 5 दिन कमरा ढूंढता रहा। और किसी जम्मू की एक मैडम ने हमें कमरा देने का वादा किया तो उन्होंने 450 रुपये दिए थे और वो उन्होंने उस कमरे में उन्होंने भैंसें रखी हुई थी, भैंसें बाहर निकाल कर हमें उस कमरे में रहने के लिए जगह मिली। और उस वक्त 450 रुपये एक कमरे के लिए बहुत ज़्यादा होता था। और पानी की व्यवस्था, जब हमें कहा कि पानी की क्या व्यवस्था है तो उन्होंने ये कहा कि आपके लिए पानी में जो यहाँ से इसमें जो टंकी बनी हुई है उसमें से आप पानी निकाल कर पी सकते हैं। फिर हमने जब देखा कि दूसरे दिन उन्हीं टंकियों से पानी पिलाया गया भैंसों को। ये तो अब पुरानी बात है, इसमें से जो इस दौरान 36 साल हो गए हैं, कई लोग मरे, कई लोगों को। एक चीज़ इसमें बाद में ये हुआ कि बाद में सरकार ने 5-6 महीने तक इस तरह से दरबदर होते हुए सरकार ने ये कहा कि जो मुलाजिम हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनको बिना काम किए ही कुछ टाइम के लिए, जब तक कश्मीर के हालात ठीक नहीं हुए, उनको वेतन देंगे। वो वेतन शुरू हो गए तो ज़िंदगी नॉर्मल पटरी पे आने लगी। पहले दिनों ऐसे तो टेंट आपने देखे होंगे, कई लोगों को तो सांपों ने काटा, जो टेंटों पे फटे पुराने टेंट थे वो उनको मिल गए थे पुट्ठी के आसपास। और कई लोग तो गर्मी का कोई उनको तजुर्बा नहीं थे तो सनस्ट्रोक से मर गए। हालात यानी बहुत बुरे थे। एक चीज़ है, कई लोगों ने भी बहुत साथ दिया। इसमें बाद में कई लोग, बड़े नेताओं, जो हमारे नेता वगैरह थे, देश के कई नेताओं से मिलने गए, जिसमें एक प्रमुख नेता थे बाल ठाकरे जी। बाल ठाकरे ने ये आदेश दिया, वहाँ पर सरकार थी शिवसेना और भाजपा की। बाल ठाकरे ने ये आज्ञा दी कि यहाँ के जो बच्चे हैं
उनके लिए रिजर्वेशन दी जाए इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरे मेडिकल कॉलेजों में। बाद में ये निर्णय लिया, कई गुजरात ने भी फिर निर्णय लिया और कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ये निर्णय लिया कि वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट आए हैं, माइग्रेंट कहना ठीक नहीं, जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है, उनको इंजीनियरिंग देनी चाहिए और थोड़ी सी ज़िंदगी थोड़ी सी व्यवस्थित हो गई। इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता तो हमें वेतन कहाँ से मिलती, हमें रिजर्वेशन कहाँ से मिलती, तो हम कहाँ जाते? क्या वही 47 की पोजीशन होनी थी कि जब हम जिन बसों में हम जाते तो हमें उन बसों के साथ ही जिंदा जलाया जाता है? हमारी ये खुशकिस्मती थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और था उस टाइम भी, नहीं तो पिछले 7 बार हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट जो हो गया उसमें से मैक्सिमम लोग डर के कारण कन्वर्ट हो गए और कुछ धर्म को बचाने के लिए, अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए कई किश्तवाड़ गए, कई दौड़ा गए और कोई 7 एपिसोडों में हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में चले गए। हालांकि हिंदुस्तान में कई राजा वगैरह अलग अलग राज करते थे, लेकिन हिंदुस्तान जो नाम है वो बहुत पुराना है, वो सांस्कृतिक राष्ट्र है, वो हज़ारों साल पुराना है। तो इसलिए कुछ लोग बच के आ गए थे। फिर बाद में कई लोगों ने जब देखा कि हालात ठीक आ गए 7 माइग्रेशन से पहले, तो कई लोग वापस आ गए। कहा जाता है कि कशीर रूद कहा घर, यानी एक ज़माना ऐसा था कि जब कश्मीरी पंडितों के खाली 11 घर बच गए थे और बाद में लोग वापस आ गए। अभी भी ऐसा हो रहा है, कई लोग 35 साल 30 साल के बाद अब वापस जा रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं कि कितनी देर रह सकते हो। इसलिए कश्मीर की समस्या अगर हल करनी हो, वो वाकई दोबारा नहीं होगा कि बिल्कुल जो पहने हुए कपड़े हैं वही पहनकर निकलना पड़े, तो उसके लिए हमें परमानेंट सेटलमेंट लेनी पड़ी। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे कभी कोई यूरोप में गया, कोई अमेरिका में गया, लेकिन उनके दिमाग में हमें हर साल याद दिलाना होगा कि असली हमारी जो मातृभूमि है वो कश्मीर है, जो भारत का अटूट हिस्सा है, जिसमें गिलगित वगैरह भी शामिल हैं। वहाँ पर हमें जाना है, बेशक हम 2-2 घर रखें, वहाँ पर हमें जाना है, एक दिन जाना है। ज्यूज़ ने 2000 साल तक ये कहते रहे ज्यूज़ की अगले साल हम जो अपना फेस्टिवल है वो जेरूसलम में मनाएंगे। 2000 साल तक ये नारा जिंदा रखा, आखिरकार उनको अपना घर मिल गया और वो अपने घर में इज़राइल में अपनी फेस्टिवल मना रहे। लेकिन अभी भी उनको ज़िंदा रहने में लोग कह रहे हैं कि आपको ज़िंदा नहीं रहने देंगे, आपको मार देंगे, लेकिन वो स्ट्रगल करके अपने देश को छोड़ना नहीं चाहते हैं और एक दिन ऐसे आएगा कि वो अपने दुश्मनों को ही समाप्त कर लेंगे। आपकी राय इसके बारे में क्या है? नमस्ते।